नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत होगी मेटल कीमतों के साथ, क्योंकि मेटल की कीमतों में जबरदस्त तेजी आ गई है। चौतरफा रैली है। कॉपर का भाव 788 के ऊपर चला गया है, 3 महीने की ऊंचाई पर है। एल्युमिनियम एमसीएक्स पर रिकॉर्ड स्तर पर है। जिंक 4 महीने की ऊंचाई पर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्युमिनियम का भाव 13 साल की ऊंचाई पर है। तो बड़ी तेजी, और ये तेजी इसलिए क्योंकि सप्लाई कम हुई है और ग्लोबल मार्केट में जो सप्लाई है मेटल की उसमें कमी आ रही है, जबकि उसके मुकाबले डिमांड लगातार बढ़ रही है। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। और इस बीच गोल्डमैन का नया अनुमान आया है जिसमें यह कहा है कि अगले 12 महीने में एल्युमिनियम का भाव $4000 तक जा सकता है। मतलब यहाँ से करीब करीब 700 से $800 की तेजी की संभावना और जताई गई है एल्युमिनियम के ऊपर। तो बड़ी तेजी का माहौल बना है। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरा सबसे पहला सवाल अनुज गुप्ता जी आपसे होगा। बताएं आप कि क्या करें, क्योंकि मैं एक एक करके पूछना चाहूंगा आपसे। पहले तो आप एल्युमिनियम पर बताएं, क्योंकि गोल्डमैन का जो नया अनुमान है उसके मुताबिक तो एमसीएक्स पर भी दाम बहुत बढ़ जाएंगे। क्या करना चाहिए अभी? मित्रों जी, गुड इवनिंग। देखिए, सप्लाई जो है वो काफी बड़ा कंसर्न रहा है एल्युमिनियम के लिए, और जिस तरीके से ईवीज का डेवलपमेंट हमने देखा है वो सबसे बड़ा रोल प्ले हुआ है एल्युमिनियम का उसमें, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो डिमांड साइकिल है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, और उसकी वजह से एल्युमिनियम के भाव अगर हम देखें तो इस साल के स्टार्टिंग से ही बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी जो रैली है वो सप्लाई और डिमांड की जो मिसमैच है उसको यहाँ पर ट्रिगर करती हुई चल रही है। मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर जो ट्रेंड पकड़ा है एल्युमिनियम ने वो आगे कंटिन्यू रहेगी। इन्वेंट्रीज डेफिनेटली एलएमई पे हम देखें तो रेगुलरली डाउन होती हुई दिखाई दी हैं, जो कि काफी बड़ा एक कंसर्न है एल्युमिनियम के लिए। हमें लगता है कि अभी एल्युमिनियम में जिस तरीके के फंडामेंटल फैक्टर्स हैं और जो गोल्डमैन सैक्स का जो यहाँ पर अगर अनुमान आया है वो यहाँ पे काफी सपोर्टिव और रोल प्ले करेगा। हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर एल्युमिनियम के भाव आपको 300 के ऊपर ब्रेक करते हुए दिखाई देंगे। 300 के ऊपर? अच्छा, तो मतलब अभी है मार्केट 264 रुपए 30 पैसे पर, तो आप कह रहे हैं कि 300 के ऊपर। तो अब जरा आप ये बताएं कि 300 से ऊपर के टारगेट के लिए क्या इसी भाव पर खरीद लें या थोड़ा करेक्ट होने दें, मार्केट को नीचे आने दें? मित्र जी, मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो इसने 260 के नीचे और ऊपर में 266 के आसपास का आज मूवमेंट दी है। थोड़ा वेट एंड वॉच करें। मुझे लगता है कि भाव अगर नीचे 258 के आसपास 257 के आसपास मिलते हैं, क्योंकि 4 से 5 रुपए की जो इसकी एवरेज मोमेंटम है वो अब यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। पहले जो इसके अंदर एवरेज मोमेंटम था वो 1 से 1.5 रुपए का मोमेंटम था, अब जो कि बढ़कर करीबन 4 से 5 रुपए का हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर एक डिप मिलेगा 260 के नीचे तक, तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च एंड तक आपको 300 रुपए तक का लेवल एल्युमिनियम में देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो मार्च एंड तक 300 रुपए का लेवल एल्युमिनियम में दिख सकता है। तपन जी, आपका टारगेट क्या है एल्युमिनियम पर? जी, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 280 से 290 की रेंज आ सकती है, और साल के पूरे होते हुए मुझे लग रहा है 310 के 320 की जो रेंज हाई है वो प्राइस टच कर सकते हैं। डिमांड प्रोस्पेक्ट ज्यादा है। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, जो इकोनॉमी जो रीओपन हुई है, तो यूएस एक बड़ा मार्केट है एल्यूमिनियम के लिए, तो वहां से डिमांड बढ़ी है। और 3 फैक्टर जो है जो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस को, जो सप्लाई साइड के हैं। एक तो चाइना की तरफ से जो स्मेल्टर्स के ऊपर सिकंजा खड़ा होता जा रहा है, वहां पे एक रोक आई है प्रोडक्शन पे। दूसरा, यूरोपियन नेशंस में जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, तो वहां से भी एक सप्लाई क्रंच आया है। और सेकंड थिंग, रिसेंटली जो चाइना में कोविड के रिगार्डिंग लॉकडाउन आए हैं, जो मेन स्मेल्टिंग रीजन है, तो वहां से भी प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें तो लगातार यहाँ पे एक सपोर्टिंग फैक्टर है एल्यूमिनियम के लिए। तो इंट्राडे के लिए भी मुझे लगता है कि 263-50 के लेवल से एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। टारगेट 268 का रख रहे। स्टॉप लॉस जो है 261 करके इंट्राडे में भी बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म 290, उसके ऊपर 320 का लेवल आ सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी एल्युमिनियम के ऊपर। अच्छा, एल्युमिनियम के अलावा आपका व्यू अनुज जी, कॉपर और जिंक, चूंकि यहां पर भी अच्छी तेजी का माहौल बना है, आज के लिए क्या होगा? आज अगर कोई मान लीजिए कॉपर में या जिंक में ट्रेड करना चाह रहा है तो उनको क्या करना चाहिए?
मृत्युंजय जी देखिए, कॉपर अगर हम देखें तो ऑलरेडी 3% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे दिखा रहा है, और ऑलमोस्ट देखें तो करीबन 20 रुपए की तेजी कॉपर में यहाँ पर आ चुकी है। मुझे लगता है कि करंट रेट थोड़ा सा रिस्की रहेगा यहाँ पर। अगर भाव करीबन 784 783 के आसपास मिलते हैं, मीन 4 से 5 रुपए अगर गिरावट होती है, क्योंकि जो इसकी एवरेज मोमेंटम है आप देखेंगे तो पिछले कल भी हमने देखा था करीबन 15 रुपए की मूवमेंट थी, आज भी करीबन 15 से 20 रुपए की मूवमेंटम है। तो इतनी बड़ी मूवमेंटम में 4 से 5 रुपए गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर भाव 3 से 4 रुपए करेक्ट होते हैं 784 के आसपास। ओके, ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम दोबारा जुड़ेंगे। तो ये राय आपकी है आज के लिए मेटल मार्केट पर, और अच्छी तेजी के साथ ट्रेड आप देखिए 2.25% ऊपर इस वक्त कॉपर में ट्रेड हो रहा है 790 के आसपास। चलिए अब हम बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड मार्केट को आप देखिए कि कच्चे तेल में एक तेजी बनी थी। मार्केट अभी भी ऊपर के लेवल को आप कह सकते हैं कि होल्ड कर रहा है। 90 के ऊपर नाइमेक्स क्रूड है, ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से 92 के ऊपर, और एमसीएक्स पर तेजी बढ़ गई है करीब करीब 2% के आसपास की मजबूती 6800 के ऊपर। खबर यह है कि अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, वहां पर डिमांड बहुत बढ़ गई है और रिकॉर्ड स्तर पर कच्चे तेल की डिमांड पहुंच गई है। तो आप जरा बताएं कि क्या करना चाहिए इसमें, मतलब तपन जी क्या किया जाए क्रूड में? जी, एक ब्रेदर आया था इस वीक में, एक करेक्शन आया था जो ईरान की न्यूक्लियर टॉक्स जो शुरू हुई है, और दूसरा जो रशिया और यूक्रेन का जो टेंशन था वहां पे थोड़ा ईज देखने को मिला था फ्रांस की स्टेटमेंट के बाद। लेकिन फिर से ये रिस्क प्रीमियम जो है वो ऐड हुआ है, क्योंकि रशिया ने अपनी जो फौज है वहां पे बढ़ाई है, तो वहाँ इसका सपोर्ट मिला है। दूसरा जो वीकली नंबर्स आए इन्वेंट्री के, वो भी बुलिश थे। और सेकंड थिंग, यूएस में जो विंटर स्टॉर्म आया है उसके बाद जो है इवन प्रोडक्ट जो है गैसोलीन और डिस्टिलेट, उसकी डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण क्रूड की डिमांड में भी हमको उछाल देखने को मिला है। तो ये सारे फैक्टर जो है वापस से क्रूड को 90 के ऊपर लेके आए। मुझे लग रहा है कि 95 के लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म में अचीव हो सकते हैं। डिमांड काफी स्ट्रांग है, और ट्रेंड भी क्रूड ऑयल का मुझे लग रहा है कि 95 से 98 आ सकता है। 100 के ऊपर मुझे डाउटफुल है कि सस्टेन होगा, क्योंकि उसके बाद ओपेक शायद इंटरवेंट कर सकता है मार्केट में। लेकिन 95 टू 98 की रेंज जो है वो पॉसिबल है। तो इवन बाय एंड डिप्स का व्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं। 6770 पे क्रूड ऑयल में बाय कीजिए, टारगेट ऊपर में 6870, स्टॉप लॉस जो है वो 6720 का रख के क्रूड ऑयल में बाय की यहाँ पे मैं चाहूंगा। ओके, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर। चलिए अनुज जी, आप क्या सुझाव देंगे? 125 रुपए ऊपर है क्रूड, 125 रुपए की तेजी के बाद भी क्या इस भाव पर बाइंग करना ठीक रहेगा? देखिए मृत्युंजय जी, क्रूड में हम काफी वॉलेटाइल सेशन देख रहे हैं। हालांकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, जैसे कल भी नीचे डिप आया था और फिर इन्वेंट्री काफी ड्रॉ डाउन होकर आई, जिससे मार्केट को सपोर्ट मिला। मुझे लगता है कि भाव अगर नीचे करीबन 6700 6720 के आसपास मिलते हैं, मीन 40 से 50 रुपए अगर भाव गिरते हैं तो ही खरीदारी करें, क्योंकि करंट रेट अगर देखें तो एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, बट करंट रेट पे थोड़ा सा रुकना चाहिए। नीचे 6720 6700 के आसपास लेवल्स मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 6850 6900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी अगर यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। थोड़ा वेट करें, भाव नीचे आए तो खरीदारी का ट्रेड लें। ओके, तो आप करें कि थोड़ा वेट करें, नीचे आए तब यहां पर बाइंग करना। लेकिन सर आपका जो टारगेट है अनुज जी 6800 का, आपके टारगेट के पास तो अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम टारगेट को रिवाइज करेंगे, जो कि ऊपर में 6850 से लेकर 6900 का रहेगा। थोड़ा सा डिप मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। ओके, ठीक है, तो टारगेट आपने रिवाइज किया है, गिरावट पर बाइंग की है कच्चे तेल में, इस पर नजर रखें। लेकिन हम अब बात करेंगे एग्री मार्केट में जीरे की। जी हाँ, जीरे की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है, और आप देखिए कि जो जीरे का प्राइस है बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तूफानी तेजी आई है, 21,000 के ऊपर चला गया है जीरा। आज भी 255 रुपए की मजबूती के साथ जीरे का मार्केट बंद हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एक तो अजय केडिया इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, केडिया कमोडिटी के एमडी, और साथ ही शैलेश शाह हैं जो कि डायरेक्टर हैं जैप्स इंटरनेशनल के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, शैलेश जी और अजय जी। शैलेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि बहुत बड़ी तेजी आई है, 21,000 के ऊपर भी जीरे का भाव चला गया है। आप जरा बताएं कि क्या जो फंडामेंटल है, जो बुआई कम हुई है, जो उत्पादन कम होने की बात हो रही है, क्या उसके आधार पर यह तेजी जायज है, या उत्पादन बेशक कम हो रहा हो लेकिन इतनी तेजी आना ठीक नहीं है? आपका कमेंट क्या होगा इसके ऊपर?
शैलेश जी। अच्छा, लगता है अब हमारा संपर्क अभी नहीं हो रहा, हम दोबारा जुड़ रहे हैं शैलेश शाह जी से। लेकिन अजय जी आप बताएं, ये तेजी टिकाऊ है? नमस्कार मिथुन जी। डेफिनेटली जैसे मैंने पहले भी अपने चैनल पे कहा था कि पूरे मसाले पैक में अच्छी तेजी रहेगी 2022 में। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें जनवरी से अभी तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% की तेजी हमने जीरे में देखी है। जिस ढंग से एरिया कम हुआ है, यील्ड में ड्रॉप बताया जा रहा है, जो अराइवल है वो भी थोड़ा हो सकता है डिले है। और पैंडेमिक के बाद जो डिमांड है चाहे डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट, वो काफी उम्मीद थी कि बहुत अच्छी आएगी, जिसके चलते हमने ये बड़ी तेजी देखी और आज 21,000 का लेवल छू चुका है। बट यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, बिकॉज ज्यादा करके देखिए डोमेस्टिक डिमांड है वो कंटिन्यू चलेगी, जो प्राइजेस को लॉन्ग टर्म में अच्छा सपोर्ट करेगी, जो आगे जाके 25,000 का भी लेवल क्रॉस कर जाए। बट सबसे चिंताजनक है हमारा एक्सपोर्ट, क्योंकि जिस ढंग से हमने काफी ट्रेडर से बात की है तो बताया जा रहा है कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट का कॉस्ट है वो बढ़ा हुआ है, बिकॉज तेल के भाव बढ़े हुए हैं, फ्रेट बढ़ा हुआ है, कंटेनर की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। और जो एक्सपोर्टर जो बड़ा ऑर्डर देते थे अब वो हैंड टू माउथ, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही ऑर्डर दे रहे हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक करेक्शन देना चाहिए, हेल्दी करेक्शन, जो 19,000 तक का लेवल एक फेयर प्राइस होना चाहिए। जब ओवरऑल क्रॉप साइज, डिमांड, ये सब देखते हुए मुझे लगता है जून तक आपको 25,000 का लेवल दिखा देगा। बट करंटली ये लेवल से मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन मार्केट को रिक्वायर्ड है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इस लेवल पे एक करेक्शन आ सकता है। हमारे साथ शैलेश शाह जुड़ चुके हैं, जेफ्स इंटरनेशनल के डायरेक्टर। शैलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी कह रहे हैं कि 21,000 के ऊपर एक्सपोर्ट की डिमांड घट जाएगी। आप तो लीडिंग एक्सपोर्टर हैं सर मेरे ख्याल से जीरे का, बताएं ग्राउंड सिचुएशन क्या है एक्सपोर्ट का? सर सिचुएशन में ऐसा है कि पूरी दुनिया में अभी आज की दर में क्यूइन का सप्लायर खाली इंडिया ही है। और लास्ट ईयर में क्रॉप काफी अच्छा था तो लोगों ने बहुत यहाँ से एक्सपोर्ट करे, करीब 2,75,000 टन माल एक्सपोर्ट हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और उसके बाद में ये 2022 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 1,60,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है। तो पूरा ग्लोबली डिमांड सबके पूरे इंटरेस्ट मार्केट के अंदर जो सप्लाई है हैंड टू माउथ है अभी सिचुएशन, बिकॉज फ्रेट पोजीशन बहुत ज्यादा है, फ्रेट रेट्स बहुत ज्यादा है और एबिलिटी ऑफ वेसल थोड़ी पुअर है, इसलिए और कोरोना की वजह से स्लो पेस पे ट्रेड चल रहा था। और हर ट्रेडर, हर इंटरनेशनल बायर के हर ट्रेडर न्यू क्रॉप का वेट करते बैठा हुआ है। अच्छा, तो बाइंग उनकी आएगी, लेकिन क्या होता है ऑल ऑफ सडन जब प्राइस बढ़ गए तो ये प्राइस को एडॉप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा, तो एडॉप्ट वक्त के साथ वो अभी जब मार्च महीने में एक्चुअल अरावल आएगी तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा एंड दे हैव टू कम फॉर बाइंग। तो अभी लेकिन यहाँ आज की तारीख में ये फार्मर के लिए ये रेट बहुत अच्छा है। तो ये मार्च अप्रैल के अंदर फार्मर ज्यादा माल पकड़ेगा नहीं, वो छोड़ते जाएगा। और ट्रेडर के लिए उस टाइम अच्छा मौका मिलेगा माल को अपने पास रखने का। अभी सेकेंड इश्यू ये कह रहा है कि लास्ट ईयर चाइना ने करीब 1 लाख टन के ऊपर से माल लिया था। ये फाइनेंशियल ईयर में चाइना ने अब तक खाली 40-45 टन, मतलब 60,000 टन और लेने की उम्मीद है। अच्छा, नए सीजन के अंदर। नहीं, लेकिन शैलेश जी एक बात आप बताएं, आप कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन बचेगा नहीं फॉरेन बायर के पास और उनको लेना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर उनको लेना पड़ेगा तो फिर तो ठीक है कि 21,000 के भाव पर ले लें वो, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आगे 25,000 30,000 तक भी जीरे के दाम जा सकते हैं। इस बात से आप सहमत हैं क्या? सहमत हूँ। अच्छा, आप सहमत हैं? क्या होता है क्योंकि क्या कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कहीं कोई भी ओरिजिन में ज्यादा नहीं है और कॉम्पिटिंग कंट्री किसी भी के पास माल नहीं है। नहीं वो नहीं है, लेकिन दो बात सर, एक बात आपने और कही शैलेश जी, दोनों बात में दो अलग अलग निष्कर्ष या कहें कि रिजल्ट निकलता है। एक आप कह रहे हैं कि जब मार्च में नई फसल आएगी तो किसान रोकेंगे नहीं क्योंकि उनको अच्छा भाव मिलेगा, वो पूरी फसल निकाल देंगे। जब पूरी फसल निकालेंगे तो फिर तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो क्या सप्लाई के प्रेशर में दाम कम नहीं होंगे क्या? नहीं, सप्लाई के प्रेशर में माल प्राइस मेंटेन होगा, घटेगा नहीं बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं घटने की। अच्छा, क्योंकि सामने अगर वैक्यूम है पूरी, इवन इंडिया की पाइपलाइन भी पूरी खाली है। ओके। और जितना भी ट्रेड लेवल के एक्सपोर्टर लेवल है सबको पता है कि ये टाइम क्रॉप में कुछ शॉर्टफॉल है। हाँ। तो सारे लोग अपनी पाइपलाइन खाली रखे हुए सब इंतजार करें नए क्रॉप का। और बॉटम लाइन समझो 2,000 के आसपास का बॉटम लाइन बन चुका है ऑलरेडी, और वो इसके प्राइस के आसपास मार्केट सपोर्ट दे रहा है। अच्छा, और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ती जा रहा है। और बाकी अगर स्पाइसेस के रेंज देखिए, जैसे चिली है या कोरिएंडर है, सर जितने भी स्पाइसेस है उसका अंडरटोन वो बहुत अच्छा है।
और कॉमोडिटी ट्रेड के हिसाब से गिने तो अगर क्यूमिन में क्रॉप भी शॉर्ट बता रहा है तो ट्रेडर्स लेके हर आदमी सोच रहे हैं कि भाई ये मार्केट ये सेफ लेवल है, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है बायर के लिए। ओह, तो आप कह रहे हैं कि बायर के लिए ज्यादा रिस्क नहीं है। अजय जी, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? शैलेश भाई कह रहे हैं कि दाम गिरने की गुंजाइश नहीं है और फॉरेन बायर के पास भी कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी क्रॉप है नहीं ज्यादा। क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं जो शैलेश भाई ने बताया मैं बिल्कुल उस पर सहमति रखता हूं, बट दो चीज मुझे एक इम्पोर्टेंट लग रही है। पहला चीज आप समझिए कि ग्लोबल मार्केट में सबको पता है इंडिया के पास माल है। सेकेंडली जो ऊंचे भाव है, यहाँ पे हमने पर्सनली काफी स्टॉकिस्ट से मसाला कंपनियों से बात की, तो जिनकी कैपेसिटी सपोज 1000 मेट्रिक टन की थी रखने की, वो आज बोलते कि हमें वापस, और जैसे पिछले साल भी ये टाइम पे कोरोना का कंसर्न था कि आगे जाके सेकेंड वेव का क्या होएगा। आज ऑर्निकॉन से हम बाहर निकल चुके, लेकिन फोर्थ वेव आएगी नहीं आएगी इसको किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। तो जो लोग 1000 टन का स्टॉक लेके चलते थे वो अब डर के मारे 300-400 टन से ज्यादा नहीं ले पा रहे कैश करके। दूसरा जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो टाइम जोन था कि मतलब 7 से 10 दिन का जो टाइम पीरियड लगता था वो बढ़कर अभी 20-25 दिन हो गया, जिसमें कैश पार्क होने लग गए हैं, जिसको देखते हुए मुझे लगता है कि जिनकी बाइंग कैपेसिटी काफी बड़ी थी वो अब मिनिमल लेवल पे आ गई। ये काफी बड़ा पॉइंट रहेगा जो फरवरी और मार्च में प्राइजेस में गिरावट लाएगा। बाकी हाँ, जून तक मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 25,000 का लेवल एनसीडीएक्स पे आराम से दिखा सकता है, क्योंकि शैलेश भाई ने भी जो बताया बिल्कुल है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही सबसे पहला रहेगा जो सप्लाई कर पाएगा। ठीक बात है। तो शैलेश जी, एक बात बताएं सर कि अगर मान लीजिए जो बात अजय जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि डर से या आगे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी ना होने की वजह से एक्सपोर्टर बड़े पैमाने पर एंट्री ना करें, मतलब इंपोर्टर जो हैं वो बड़े पैमाने पर मार्केट में एंट्री ना करें, तब क्या होगा? अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट की डिमांड हमारी कम हो जाती है या कम एक्सपोर्ट होता है, तब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो भी ये टाइम जब मार्केट के अंदर शॉर्टफॉल बता रहा है, क्रॉप का शॉर्टफॉल बता रहा है, तो क्रॉप का शॉर्टफॉल जो मार्केट की डिमांड कम है उसको सपोर्ट दे देगा। अच्छा। और सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या होगा, जैसे मोरक्को है, इजिप्ट है, चाइना है, यूरोप है, सारे पोर्टों ने पेस्टिसाइड की नॉर्म्स बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं। तो सबका एक्सपोर्ट के अंदर सबसे बड़ा हर्डल ये है। तो अगर वो हर्डल अगर इंडिया क्रॉस कर गया तो ये प्राइस कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं, अगर हर्डल आ गया तो एक्सपोर्ट में डेफिनेटली थोड़ा डिले हो जाएगा और शिपमेंट जो मार्च की कमिटमेंट है या अप्रैल की कमिटमेंट है वो थोड़ा डिले हो सकता है। तो मार्च और अप्रैल का अगर दिखा जाए तो मार्च में तो वैक्यूम रहेगा, मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट भी खाली है, इंटरनेशनल मार्केट भी खाली है, तो डिमांड रहेगी। अप्रैल में थोड़ा एक बार करेक्शन आ सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है जीरे के ऊपर कि जीरे में आगे क्या होगा। अजय जी, आखिरी सवाल आपसे, प्राइस क्या देख रहे हैं आप अगले महीने जीरे का? देखिए, मेरा एक्सपेक्टेशन काफी अच्छा था कि 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में जबरदस्त तेजी रही थी, वैसा ही आज हम देख रहे हैं तेजी आ चुकी है। मुझे लगता है हाई अराइवल, जैसे शैलेश भाई ने बोला है कि भाव में तेजी होने की वजह से फार्मर पूरा माल निकालने की पूरी कोशिश करेगा। एक्सपोर्ट में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही माल जाएगा। ये सबको देखते हुए मुझे लगता है अगला 1-1.5 महीना मार्केट करेक्शन मोड में आ सकता है, जो नीचे में मैक्सिमम 19,000 से 19,200 तक का लेवल में देखता हूँ। वहां पे अच्छी बाइंग बनेगी, जो ऊपर में 25,000 का लेवल मिलेगा, लेकिन वो जून तक मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, शैलेश जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में जीरे के ऊपर बात करने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है प्रताप का, महाराष्ट्र से। पूछिए प्रताप जी। हाँ जी सर, मैंने एल्यूमिनियम सेल करके रखा है 255 पे। 255 पे आपने एल्यूमिनियम सेल किया है? ओहो। हाँ जी। मतलब आप सर जी बिजनेस देखा करें, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर तो हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कितने फंडामेंटल मजबूत हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि दाम बढ़ेंगे और देखिए आज मार्केट और बढ़ गया ऊपर। ठीक है सर, उसी दिन मुझे सेल करने के लिए एडवाइस थी सर। नहीं, लेकिन फंडामेंटली देखिए काफ़ी स्ट्रांग है। हम तो बार बार ये रिसर्च भी दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्या तस्वीर है वो भी दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनुज जी बताएं क्या करना चाहिए इनको अभी? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार भाव नीचे 258 तक मिलेंगे तो वहां पर एग्जिट कर लें, क्योंकि इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। तो उनको एक बार मौका मिल सकता है कि भाव नीचे पर 260 के नीचे टिप मारे तो वहां पे निकल सकते हैं। अदरवाइज ये अपनी जो पोजीशन है उसमें 268 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 268 ब्रेक करेगा तो वहां पर और आगे तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, नितेश है नेक्स्ट कॉलर। नितेश हैं गुजरात से। पूछिए नितेश जी। कैस्टर में क्या करना चाहिए? कैस्टर मार्च और अप्रैल में क्या भाव बताएंगे?
मार्च और अप्रैल में कैस्टर में क्या करना चाहिए? ओके, बताइए अनुज तपन जी, क्या करना चाहिए कैस्टर में? जी एग्री कमोडिटीज में ट्रैक नहीं करता। अच्छा, अनुज ठीक है, आंसर दे पाएंगे अनुज जी इसका। आप बताएं सर। देखिए कैस्टर में हम कंटिन्यूसली इस कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे हैं कि नया हाई बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर हमें लगता है कि ऊपर में अगेन 6,000 करीबन 7,000 तक के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 6,700 के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर भी अगर देखें तो बिल्कुल क्रॉप साइज जो है वो कम देखने को मिला है और एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि एक बार 7,000 के लेवल जो है वो कैस्टर में देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जयंत चौधरी हैं हरियाणा से, पूछिए चौधरी जी। हमारा ये कपास खल है 3400 के भाव से अप्रैल का। अच्छा, ले रखा है जी, क्या बनेगा इसमें? 3400 के भाव पर आपने अप्रैल का लिया है, क्या करना चाहिए अनुज जी इनको? देखिए होल्ड करना चाहिए। आज इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, जो कि भाव करीबन 3200 के आसपास आए हैं और इनका जो है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का है, तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि ऊपर में 3600 से लेकर 3800 तक के लेवल को दिखा सकती है। तो खल के अंदर हमें लगता है कि इनको पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, खरीदारी की पोजीशन को। ठीक है, यामा जी हैं महाराष्ट्र से, पूछिए यामा जी। हाँ सर, आम किसान है, अभी चना निकलने को है, चना रखे या बेच दें? चना रखें या बेचें? ओके, अनुज जी बताएं। देखिए चने के अंदर हम देखें तो फिजिकल मार्केट के अंदर अराइवल काफी अच्छी है। हालांकि दालों में हम देखें तो सभी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस बार एकरेज काफी अच्छी है और क्रॉप साइज भी काफी अच्छा है। तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा तेजी आपको दालों में देखने को मिलेगी। चने के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आगे जो नई क्रॉप की अराइवल आएगी तो भावों में कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा, तो बेहतर है कि अभी आप पोजीशन से निकल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर चिरायु हैं जबलपुर से, पूछिए चिरायु जी। मैंने गोल्ड 1.5 ईयर पहले खरीदा था 48,400 के भाव में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था। अच्छा, लेकिन वो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है पिछले एक साल में। 0.2 या 0.3% का रिटर्न दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए? उसको निकाल देना चाहिए? तो करीब मेरा 5 यूनिट्स का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। बताइए तपन जी, क्योंकि देखिए गोल्ड का जो मार्केट है ये 48,400 पर इनकी बाइंग है। हालांकि बीच में 56,000 गया था 2020 में, लेकिन जब गोल्ड कोई खरीदता है तो बहुत ही लॉन्ग टर्म का व्यू होता है। बेशक अभी कम इनका दिख रहा है रिटर्न, लेकिन क्या इनको रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? क्या सुझाव आपका? जी मुझे लग रहा है कि पोजीशन अपनी फिलहाल होल्ड रखनी चाहिए। इस साल में 51,200 तक का टारगेट आ सकता है गोल्ड में, वहां से फिर थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट आपका है और 5 से 8 साल का व्यू है तो अपनी पोजीशन होल्ड रखे। करेक्शन अगर इस साल में आता है टुवर्ड्स 40,000 तो वहां से आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज 51,000 के करीब आप प्रॉफिट बुक अपनी पोजीशन में कर सकते हैं, वो मौका आपको मिलेगा। ओके ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। क्लोज 48,250 का लगाएं, टारगेट 48,900 से लेकर 49,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल तपन जी। जी सिल्वर में बाय कर सकते हैं 62,750 के लेवल पे, टारगेट 63,200 और स्टॉप लॉस जो है 62,450 का रख के बाय करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।